Okay, am I visible now? I think I was always audible, but am I visible now? Just acknowledge me. Am I visible now? यस, ओके। तो अब क्योंकि मैं विजिबल नहीं था बहुत देर तक, तो पता नहीं मैंने बहुत सारी चीज़ें बोल दी और क्या क्या आपने मिस कर दिया। बट मैं प्रिसाइसली समराइज करते हुए उसको दोबारा आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने बात करी थी कि हम आज विजयनगर एम्पायर को शुरू करेंगे, लेकिन उसको शुरू करने से पहले दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर को और उसके कल्चर के दूसरे एस्पेक्ट्स की हम बात करेंगे। अब होता ये है कि मैं ये बता रहा था आपको कि जो सेंट्रल एशिया का इलाका है जहाँ से टर्क्स भारत के अंदर आए थे और उन्होंने एक एम्पायर कायम किया था, वो सारे के सारे टर्क्स जो थे पर्शियन कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, क्योंकि सेंट्रल एशिया के जो टर्क्स थे ना, वो बैरबरिक होते थे। लेकिन पर्शिया का कल्चर का जो इन्फ्लुएंस उनके ऊपर था वो उनको थोड़ा सिविलाइजेशन देता था, और इसीलिए उस पूरे इलाके में पर्शियन कल्चर को सबसे एलीट कल्चर माना जाता था। इसलिए हम देखते हैं कि दिल्ली के सुल्तान पर्शियन ट्रेडिशंस को अपने दरबारों के अंदर लागू करते हैं, और लंबे समय तक मुगल्स ने भी इन पर्शियन ट्रेडिशंस को दरबार के अंदर लागू किया था। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी हमने देखी थी कि पर्शियन ही होती थी। तो ये पर्शियन फीचर्स इनके आर्किटेक्चर में भी दिखाई देते थे। यही पर्शियन फीचर्स जो इनके आर्किटेक्चर के अंदर दिखाई देते थे, ये पर्शियन फीचर्स जब इंडियन फीचर्स के साथ में और इंडियन आर्किटेक्ट्स के हाथों से डेवलप हुए, तो उसे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इंडो सैरासीनिक आर्किटेक्चर, या फिर उसको इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर कहा जाता है। तो अभी अपन ये देखेंगे कि इस इंडो इस्लामिक, इंडो सैरासीनिक या इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर के क्या क्या मेजर फीचर्स होते हैं। आप लोगों ने जितना भी भारत देखा होगा, इस तरह के फीचर्स आपको जगह जगह दिखाई दिए होंगे, खास तौर पे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर। तो देखते हैं हम क्या क्या खास फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फोटो भी दिखा रखा है, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डोम। डोम यानी कि गुंबद, गुंबज भी बोलते हैं, गुंबद भी बोलते हैं। इंग्लिश में उसे डोम कहा जाता है। तो ये जो डोम लाइक स्ट्रक्चर होता था, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये डोम लाइक स्ट्रक्चर एंशंट इंडिया के आर्किटेक्चर में हमें नहीं दिखाई देता था। अब ये एंशंट इंडिया के आर्किटेक्चर में हमको नहीं दिखाई देता था, ये एक पर्शियन फीचर हुआ करता था। पर्शिया के अंदर जो बड़े बड़े महल बनते थे या फोर्ट्स बनते थे, उसकी छत के ऊपर एक ऐसा गुंबद, हेमिस्फेरिकल शेप का स्ट्रक्चर बना हुआ होता था, उसी को डोम्स कहा जाता था। ज्यादातर दिल्ली सल्तनत के अंदर जो हम डोम्स देखते हैं, वो कुछ इस तरह के डोम्स होते हैं, जो कि स्ट्रेट होते हैं लेफ्ट राइट की तरफ से, और ऊपर एक एम्बोस्ड हिस्सा होता है। आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि कुछ इस तरह के डोम्स बनने लग गए, जैसे आपने ताजमहल के ऊपर देखा होगा, है ना। तो ये जो डोम्स होते थे, इनको अनियन शेप्ड डोम्स कहा जाता था। तो जो मैंने ड्राइंग बनाई है वो अनियन जैसी ज़्यादा है, डोम जैसी कम है, पर ठीक है, अनियन शेप्ड डोम्स उसको कहा जाता था। और ये जो डोम्स होते थे, ये दिल्ली सल्तनत के अंदर इस तरह के डोम्स बना करते थे। तो डोम्स का अपना बहुत सारा कैटेगरीज है, लेकिन अपन उस पे नहीं जाएंगे। अपन ये देख रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे। अब डोम बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था? डोम बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था? डोम बनाने का ऑब्जेक्टिव ये हुआ करता था कि सबसे पहली चीज तो ये बिल्डिंग को एक ग्रैंड लुक दिया करता था, और दूसरी चीज ये होती थी डोम बनाने का ऑब्जेक्टिव, ये जो डोम्स होते थे, ये एक बहुत बड़े दरबार, क्या होता था इनके दिल्ली सल्तनत के जो दरबार होते थे, क्योंकि मेंबर्स बहुत ज़्यादा होते थे उसके अंदर, तो बड़े हॉल्स होते थे, इतने हॉल्स होते थे, इतने बड़े हॉल्स होते थे कि अगर पिलर का यूज़ करके उसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा पिलर्स हो जाएंगे हॉल के अंदर। इसीलिए डोम्स बनाए जाते थे, ऊंचे डोम्स। और
कम पिलर्स बनाए जाते थे, लेकिन मोटे पिलर्स बनाए जाते थे, जिससे कि दरबार को एक ग्रैंड लुक भी मिले, बिल्डिंग को बाहर से भी ग्रैंड लुक मिले। कभी कभी ऐसा भी होने लग गया था कि इतने बड़े डोम्स बन जाते थे कि आवाज़ बहुत गूंजती थी अंदर। तो लोधी डायनेस्टी के दौर तक आते आते डबल डोम्स बनने लग गए। अभी जो डबल डोम्स बनते थे, ये क्या होता था कि इसके अंदर एक डोम और बना देते थे, छोटा डोम, तो जो अंदर दरबार के बैठा हुआ रहता था, ये दरबार लगा हुआ है, ये लोग हैं यहाँ पे बहुत सारे, जो भी है। तो ये, अगर इतना बड़ा, अब बिल्डिंग को बाहर से ग्रैंड लुक देना है तो बड़ा डोम बना दिया, लेकिन अगर इतना बड़ा डोम होगा तो आवाज़ बहुत ज़्यादा इको होगी। तो उसको, इको को अवॉइड करने के लिए अंदर एक छोटा डोम बना दिया जाता था, तो अंदर से देखने पर वो डोम की हाइट कम होती थी, जिससे आवाज़ का इको कम होता था। लेकिन बाहर से बिल्डिंग देखने में बड़ा डोम बाहर से दिखाई देता था, तो वो ग्रैंड भी लगती थी। तो इस तरह के डबल डोम्स का कंस्ट्रक्शन भी दिल्ली सल्तनत के अंदर हम देखते हैं। बहरहाल, ये डोम लाइक स्ट्रक्चर जो है भारत के अंदर नया इंट्रोड्यूस हुआ था, ये एक पर्शियन फीचर था। ये एक पर्शियन फीचर, ये अरेबिक फीचर नहीं था। बहुत से लोग इसको बोलते हैं कि इस्लामिक फीचर नहीं है ये। इस्लाम के पहले से ही पर्शियन आर्किटेक्चर में डोम लाइक स्ट्रक्चर्स बना करते थे, तो ये प्योरली एक पर्शियन फीचर हुआ करता था, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव किसी बिल्डिंग को ग्रैंड लुक देना होता था। तो ये तो हो गए डोम्स। कई तरह के डोम्स हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर हम देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रू आर्चेस। तो दिस इज अ ट्रू आर्च। इसको हिंदी या उर्दू में कहते हैं मेहराब। इसे मेहराब भी कहा जाता है, या इंग्लिश में इसे ट्रू आर्च भी कहा जाता है। अब अनिरुद्ध मुझसे पूछ रहे हैं कि कितने युद्ध हुए थे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के। अब क्या होता है, देखो ऐसा है कि उस दिन भी मैंने एक कमेंट पढ़ा था, लेकिन उस दिन मैंने जवाब नहीं दिया था इस चीज़ का, और अभी मैं बता देता हूँ आपको कि ऑफिशियली जो हमारी किताब के हिसाब से हम पढ़ते हैं, उसमें दो बैटल्स हुए थे। एक तराइन की पहली लड़ाई हुई थी और एक तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी। अब यहाँ पे बहुत सारे या कुछ लोग, हिस्टोरियंस भी इस बात को क्लेम करते हैं कि इनकी कई लड़ाइयाँ हुई थी, 16, 17, 20, 21, अलग अलग लिटरेचर्स हैं उस समय के, इंडियन लिटरेचर्स, जो कि अलग अलग नंबर्स बताते हैं लड़ाई के, और दो से बहुत ज़्यादा ही बताते हैं। जो इंडियन लिटरेचर्स हमको मिलते हैं, उसमें जो सबसे छोटा अकाउंट हमको मिला है, वो 7 लड़ाइयों का मिला है, कि इनके बीच में 7 लड़ाइयाँ होती, जिसमें से 6 में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती, एक में गौरी की जीत होती, जो आखिरी लड़ाई थी, है ना। और बाकी जो लिटरेचर्स हैं वो ये बताते हैं कि 20-21 लड़ाइयाँ भी हुई थी इनके बीच में, जिसमें से हर बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को डिफीट कर दिया था और उसको माफ़ कर दिया था। लेकिन यहाँ पर जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं, वो एक अनबायस्ड, मॉडर्न हिस्टोरियंस एक अनबायस्ड कंक्लूजन निकालते हैं। वो ये है कि ये जो 20-21 लड़ाइयों का जिक्र है, या कम से कम 7 से ज़्यादा लड़ाइयों का जिक्र है, और जो पर्शियन लिटरेचर्स हैं वो सिर्फ 2 लड़ाइयों का जिक्र करते हैं, कुछ कुछ पर्शियन लिटरेचर्स तो 2 लड़ाइयों का जिक्र भी नहीं करते, वो सिर्फ तराइन की दूसरी लड़ाई का जिक्र करते हैं। तो इसका एक क्या होता है कि ये हिस्टोरियंस क्या करते हैं कि इधर के जो एक्सट्रीम फिगर्स होते हैं उनको भी ले लेते हैं, उधर के एक्सट्रीम फिगर्स होते हैं उनको भी ले लेते हैं, और उनके बीच में कंक्लूजन निकाल देते हैं। जैसे वो एवरेज निकालते हैं ना, अपन सबसे बड़ा नंबर ले लिया, सबसे छोटा ले लिया और उसको डिवाइड कर दिया। तो वैसे ही इन्होंने क्या माना है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी लंबे समय तक अपनी बॉर्डर्स शेयर करते आए थे। पृथ्वीराज चौहान और गौरी लंबे समय तक अपनी बॉर्डर्स क्या करते आए थे, शेयर करते आए थे। और ये दोनों हॉस्टाइल शुरू से थे एक दूसरे को लेकर, ये इनके बीच में कोई फ्रेंडली रिलेशंस नहीं थे, ये शुरू से ही एक दूसरे को लेकर हॉस्टाइल थे। तो इनकी बॉर्डर पर आपस में स्कर्मिशेस होते रहते थे। स्कर्मिशेस मतलब मुठभेड़ और छोटी मोटी झड़प। तो मॉडर्न हिस्टोरियंस इसमें ये कहते हैं कि जो 20-21 लड़ाइयों का हमको जिक्र मिलता है, इसमें ज्यादातर जो लड़ाइयाँ थी वो मैसिव लड़ाइयाँ नहीं थी, वो बहुत बड़ी लड़ाइयाँ नहीं थी। वो डेफिनेटली 20-21 लड़ाइयाँ हुई थी, और लगभग हर लड़ाई में चौहान्स इमर्ज्ड विक्टोरियस, सपाद लक्ष्य के राजा विक्टोरियस रहे थे।
लेकिन ये लड़ाइयाँ जो थी फुल फ्लेजेड बैटल्स नहीं थे, ये छोटी मोटी, जैसे अब पाकिस्तान है, अभी देखते हैं ना हम, पाकिस्तान संघर्ष विराम का उल्लंघन कर देता है, फिर आप पढ़ते हो न्यूज़पेपर में और न्यूज़ चैनल्स पे देखते हो कि एलओसी के ऊपर फायरिंग हो गई, छोटी मोटी लड़ाई हो गई, कभी कभी लड़ाई इंटेंसिफाई हो जाती, कुछ कुछ दिनों तक चलती, कि भाई उधर से भी फायर होती रहती है, मीडियम फील्ड गन्स की, हमारी तरफ से भी फायर होती रहती मीडियम फील्ड गन्स की। तो इस तरह के जो संघर्ष विराम होते हैं, इस तरह के संघर्ष विराम बहुत हुए इन दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों बॉर्डर्स शेयर करते थे। लेकिन हमने उसको लड़ाई की तरह देखा, क्योंकि वो लड़ाई थी। अब उसमें लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट था या हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट था, ये हमारे इतिहासकारों ने रिकॉर्ड नहीं रखा कि भाई छोटी लड़ाई कौन सी थी, बड़ी लड़ाई कौन सी थी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि तराइन के मैदान में पहली और दूसरी लड़ाई मैसिव बैटल्स थे, ये बहुत बड़े पैमाने पे लड़े गए थे। कुछ और लड़ाइयाँ ज़रूर हुई होगी इससे पहले इनकी, लेकिन आधुनिक इतिहासकार ये मानते हैं कि वो छोटी मोटी मुठभेड़ें और झड़प थी, जिसमें कि पृथ्वीराज की सेना ने गौरी की सेना को हमेशा पीछे ही धकेला, है ना। टैक्टिकल एरर या स्ट्रैटेजिकल एरर पृथ्वीराज की तरफ से शायद ये हुआ। देखो, ये बात भी उतनी सही नहीं लगती कि उसने गौरी को माफ़ कर दिया होगा, क्योंकि पृथ्वीराज माफ़ करने वालों में से नहीं था। पृथ्वीराज ने अपने कजिन नागार्जुन को मार दिया था सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने पृथ्वीराज के अगेंस्ट रिबेलियन किया था। और नागार्जुन को मार के, नागार्जुन तो नहीं मिला था, सॉरी, नागार्जुन के जो रिलेटिव्स थे और दूसरे फैमिली मेंबर्स थे, सबको पृथ्वीराज ने ख़त्म कर दिया था, मार दिया था। तो पृथ्वीराज उस समय के रूलर्स की तरह एक ऐसा रूलर नहीं था जो माफ़ कर दे कोई, वो किसी नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता था। रूथलेस होते थे ये लोग अपने रूल करने में। तो ये सोचना कि जिसने अपने कजिन को मार दिया, अपने कजिन के फैमिली को मार दिया, वो क्या मोहम्मद गौरी को छोड़ देगा लड़ाई में जीतने के बाद? यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली ये देखा जाएगा, ये ब्लंडर होता है पृथ्वीराज की तरफ से कि जब भी पृथ्वीराज गौरी को छोटी ही सही लेकिन अगर डिफीट देता है या लंबे समय तक अपनी बॉर्डर्स को डिफेंड करके रखता है बार बार के छुटपुट इन्वेजन्स के सामने भी, तो उसमें उसकी गलती ये देखी गई कि उसने कभी भी लाहौर की तरफ मार्च नहीं किया, उसने कभी गौरी की टेरिटरी के अंदर घुस के गौरी को पीछे नहीं धकेला, खास तौर पे तब जब वो बहुत स्ट्रांग था। लेकिन इंडियन रूलर्स की हमेशा एक टेंडेंसी रही है, इंडियन रूलर्स की आप पूरी हिस्ट्री में देखोगे एक टेंडेंसी ऐसी रही है कि दे ऑल वांट टू ऑक्यूपाई द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ रिवर गैंजेस। गंगा के मैदान चाहिए सबको, मध्य भारत के पठार चाहिए सबको, गुजरात का कोस्टल इलाका चाहिए सबको। नो वन वॉन्ट्स टू गो टू दैट नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। उत्तर पश्चिम में कोई भी नहीं जाना चाहता। बड़े बड़े रूलर्स को हमने देख लिया, हर्षवर्धन को भी हमने देख लिया, शाकल उत्तर पथेश्वरा, भाई शाकल तक चले गए, उसके आगे नहीं गए फर्दर। आगे जाने की कोशिश कहाँ करी हर्षवर्धन ने? डेक्कन में, साउथ में आगे बढ़ने की कोशिश करी। तो जो प्रॉस्परस इंडिया है, जो वेल्दी इंडिया है, जो फ्रूट बियरिंग इंडिया है, वो नॉर्दर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया है। ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, जो अब पाकिस्तान कहलाता है, वो कभी भी उतना हाई रेवेन्यू यील्डिंग इलाका नहीं था। और यही वजह थी कि इंडियन रूलर्स उस तरफ ध्यान नहीं देते थे, उस तरफ कॉन्क्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। वो कॉन्क्वेस्ट कहाँ करना चाहते थे? गंगा यमुना के मैदानों की तरफ कॉन्क्वेस्ट ज़्यादा करना चाहते थे, क्योंकि वहाँ से रेवेन्यू ज़्यादा मिलता था। लेकिन वो थ्रेट नहीं देखा उन्होंने कि हम एक, उनको लगता था इंडियन रूलर्स को कि हम इनको हरा देंगे, एक बार आएंगे हरा देंगे, दूसरी बार आएंगे हरा देंगे, तीसरी बार भी हरा देंगे, चौथी बार, और हराते भी थे। लेकिन क्या होता है कि डिफेंस का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है कि एक कोई भी एक ऐसा मौका आएगा जब डिफेंस टूट जाएगा और बस वही द एंड होगा। तो वही हुआ पृथ्वीराज के साथ में। तो ये उचित नहीं होगा मेरे ख्याल से कहना, ये मेरा एनालिसिस है कि पृथ्वीराज ने गौरी को माफ कर दिया होगा, वो बिल्कुल माफ नहीं करता। असल में पृथ्वीराज ने कभी कोशिश ही नहीं करी गौरी की टेरिटरी में इन्वेट करने की, क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो इलाके उतना रेवेन्यू नहीं देते थे। रेवेन्यू कहाँ से मिलता था? जयचंद्र की टेरिटरी से मिलता था, कन्नौज से मिलता था, चंदेलू की टेरिटरी से मिलता था, परमाणु की टेरिटरी से मिलता था, चालुक्यों की टेरिटरी से मिलता था। तो इनके साथ लगातार हॉस्टिलिटीज रही पृथ्वीराज चौहान की। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी बात। अब ये जो अगला फीचर है वो मैं आपको बता रहा हूं, वो ये है कि आर्किटेक्चर, हाँ, ट्रू आर्चेस के बारे में बता रहा था मैं आपको। देखो, ट्रू आर्च क्या होता है? एक तो आर्च होता है, आर्च यानी कि मेहराब। अब आप एक तरफ ये वाला आर्च देख रहे हो, ईंटों को जोड़कर ऐसा जमाया कि आर्च बन गया।
ईंटों को जोड़कर, पत्थरों को जोड़कर ऐसा जमाया कि एक आर्च बन गया। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ईंटों को काटा हुआ है और इस तरह से काट के एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है कि ये आर्च बन गया। इस तरह के जो आर्च होते हैं वो है, ये ट्रू आर्चेस नहीं होते। ये आर्च तो होते हैं लेकिन ये ट्रू आर्च नहीं होते। दिल्ली सल्तनत में जो इस्टेब्लिशमेंट होता है वो ट्रू आर्च का इस्टेब्लिशमेंट होता है, और इस ट्रू आर्च की पहचान होता है ये जगह, ये स्टोन, जिसको कहते हैं आर्किटेक्चर की लैंग्वेज में की स्टोन। ये जो की स्टोन होता है ना, ये की स्टोन पूरे आर्च को बाइंड करके रखता है। ये कुछ इस तरह से फिक्स किया जाता है कि सारा भार इस की स्टोन के ऊपर होता है। तो ये जो की स्टोन, ये इसीलिए पुराने जमाने में लोग कहते थे कि जब भूकंप आए ना तो मेहराबों के नीचे जाके खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि ये की स्टोन जो होता है भूकंप इसको हिला नहीं पाता। जब भूकंप इन पत्थरों को हिलाता है तो ये पत्थर आगे आके की स्टोन के ऊपर अपना पूरा प्रेशर रिलीज करते हैं और की स्टोन अपनी जगह फिक्स्ड रहता है। तो वो इस मेहराब को, इस आर्च को गिरने नहीं देता कभी भी। इस तरह के जो आर्किटेक्चर होते थे ये पर्शिया के फीचर्स होते थे, और ये की स्टोन जहां पर होगा वही ट्रू आर्च होगा, जो कि यहां पर भी हम देख सकते हैं कि एक की स्टोन बना हुआ है। लेकिन यहां पर इस फोटो में आप देखोगे तो आपको कोई की स्टोन नजर नहीं आएगा, आपको ब्रिक्स की कटिंग नजर आएगी, स्टोन्स की कटिंग नजर आएगी, और इस तरह एक के ऊपर एक रख के उसको जमा दिया है कि वो देखने में आर्च जैसा लगता है। तो दिस इज नॉट अ ट्रू आर्च। एनी आर्च विद अ की स्टोन इज अ ट्रू आर्च। अगली बार आप किसी साइट पे जाएं, आप विजिट करें, किसी मेहराब को देखें, तो उसमें ऊपर बीचों बीच देखना क्या आपको इस तरह का पत्थर दिखाई दे रहा है, इस तरह का पत्थर दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई दे रहा है तो वो एक ट्रू आर्च है। ये एक और इम्पॉर्टेंट फीचर था जो कि जनरली दरवाज़ों में देखा गया था, और दिल्ली सल्तनत की बड़ी बड़ी इमारतों के, और इसे आर्च या ट्रू आर्च कहा जाता है। अगला, इसको कहते हैं मीनार्स। दीज आर कॉल्ड एज मीनार्स, या इंग्लिश में मीनारेट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है सल्तनत पीरियड के आर्किटेक्चर का। एक तो पूरे भारत की जानी पहचानी मीनार है, सभी जानते हैं कि ये कौन सी मीनार है। ये चार मीनार है ना, एक दो तीन चार, ये है ना चार मीनार, नहीं मजाक कर रहा हूँ, ये कुतुब मीनार है और ये भोपाल की एक मस्जिद की मीनारें हैं। तो ये जो मीनारों का कंस्ट्रक्शन होता था, ये मीनारों का कंस्ट्रक्शन क्यों किया जाता था? देखिए, मीनारों के कंस्ट्रक्शन का ये कहा जाता है कि ये एक इस्लामिक आर्किटेक्चर है, ये पर्शियन आर्किटेक्चर नहीं है, ये एक अरेबिक आर्किटेक्चर है। जब अरब, और अरेबिक आर्किटेक्चर में भी इस्लामिक आर्किटेक्चर है, क्योंकि जब इस्लाम का राइज हुआ तो इस्लाम के राइज में इस्लाम के इस्टेब्लिशमेंट के साथ में 5 वक्त की नमाज का बड़ा इंपॉर्टेंस था। 5 टाइम्स प्रेइंग अ डे। तो अब वो शुरू में जब इस्लाम का राइज हुआ था तो वो 5 वक्त कौन कौन से होंगे? वो 5 वक्त जो होते थे क्लियर नहीं होते थे किसी को, क्योंकि सभी उस समय नया नया रिलीजन आया था। तो इसीलिए अपॉइंटमेंट होता था किसी मुअज्जिन का जो कि अजान देता था, और क्योंकि अजान ज्यादा दूर तक फैले, ज्यादा लोगों तक सुनाई दे, कॉल फॉर प्रेयर ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसीलिए अरेबिक वर्ल्ड में मीनार जैसे आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर्स बनने लग गए, जिसके ऊपर खड़े होकर जब मुअज्जिन अजान देता था तो ज्यादा दूर तक सुनाई देती थी, और कॉल फॉर प्रेयर ज्यादा दूर तक पहुंचता था। और ये जो मीनार्स होती थी ये जनरली मॉस्क के आसपास बनना शुरू हो गई, तो मॉस्क की ब्यूटी भी इससे बढ़ती थी। फिर आने वाले वक्त में जब इंडिया में आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, तो इंडिया में आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट के दौरान इन मीनारों को एक ब्यूटीफाइंग फीचर की तरह भी यूज किया जाने लग गया। जैसे ताजमहल, ताजमहल के भी चारों ओर मीनार आप देखते हो, लेकिन उन मीनारों के ऊपर कोई मुअज्जिन चढ़ के अजान नहीं देता, और ऐसी और भी बहुत सारी मीनारें हैं। तो हम ये देखते हैं कि मीनार अपने पर्पस के अलावा आर्किटेक्चरली भारत के अंदर पर्टिकुलरली ब्यूटीफाइंग एलिमेंट की तरह भी यूज होने लग गई, इसीलिए उसको आर्किटेक्चर का हम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मानते हैं दिल्ली सल्तनत का। फिर अगला पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं अरेबिस्क। ये जो होता है ना, ये इट इज द ड्राइंग ऑफ ब्यूटिफुली सिमेट्रिकली अरेंज जियोमेट्रिक पैटर्न्स।
जो जियोमेट्रिक पैटर्न्स होते हैं जो बहुत ब्यूटीफुली और सिमेट्रिकली अरेंज्ड होते हैं, उन्हें अरेबिस्क कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, इफ यू कैन सी। ये वाला जो पैटर्न है ना, इसमें आप देख रहे हो कि कोई मीनिंगफुल तो नहीं है कुछ भी, ऐसा कोई मीनिंग निकल के नहीं आ रहा, लेकिन जियोमेट्रिकली कुछ शेप्स बने हुए हैं जो सिमेट्रिकली अरेंज्ड है और वो देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस तरह के पैटर्न्स को अरेबिस्क कहा जाता है। या फिर यहाँ पे आप देख सकते हो लगातार इस तरह के पैटर्न्स बने हुए, नीचे तक बने हुए ये सारे के सारे पैटर्न्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ जियोमेट्रिक पैटर्न्स सिमेट्रिकली अरेंज्ड है, और इस पूरे फोटो में ही देख सकते हो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको इसी तरह के पैटर्न्स नजर आएंगे। अब ये जो पैटर्न्स थे, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है? दरअसल होता ये है कि इस्लामिक आर्किटेक्चर जो भी बन रहा था, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर या इंडो पर्शियन आर्किटेक्चर जो भी बन रहा था, लेकिन इसको बनाने वाले जो ज़्यादातर कारीगर थे, मैक्सिमम मैक्सिमम 95%, वो हिंदू थे। कई कई जगह इनके आर्किटेक्ट, चीफ आर्किटेक्ट्स भी नॉन मुस्लिम थे या हिंदू थे। तो जब वो इन आर्किटेक्चर्स को बना रहे थे तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत प्लेन आर्किटेक्चर बने, क्योंकि जो हिंदू इमारतें होती थी, पैलेसेस होते थे, मंदिर होते थे, उसके ऊपर मूर्तियां बनती थी, अलग अलग स्टोन्स की कार्विंग्स हुआ करती थी। कहीं देवता बनते थे, कहीं हमने साउथ इंडिया में देखा कि डीमंस भी बनते थे, एनिमल्स बनते थे। लेकिन इन रिलीजन इस्लाम किसी तरह के स्टैच्यू को बनाने का रिलीजियस परमिशन नहीं था। इसीलिए सुल्तान जनरली अवॉइड करते थे कि अगर वो कोई मॉस्क बना रहे हैं या किसी का टूम्ब बना रहे हैं तो उसके ऊपर मूर्तियां ना बनाएं, है ना। अब जो आर्किटेक्ट्स होते थे या काम करने वाले कारीगर जो होते थे, वो सुल्तानों को कहते थे कि ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि इमारत में वो ब्यूटी नहीं दिखाई दे रही जो दिखाई देनी चाहिए, वो ब्यूटी नहीं आ रही। तो वो ब्यूटी हम मंदिरों में तो बना देते हैं, वो ब्यूटी खजुराहो के मंदिरों में हमने बेहतरीन कार्विंग्स बनाई है स्टोन्स की, तो यहाँ पे आप बनाने नहीं दे रहे हो। उन्होंने बोला यार नहीं यार, हम बना नहीं सकते, हमारे रिलीजन में अलाउड नहीं है, तो क्या करें, बीच का रास्ता निकाला जाए कुछ। अब ऐसे यहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो ये बड़ा प्लेन सा नज़र आता, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो ये सिर्फ एक लाल पत्थर नज़र आता। तो फिर जो इंडियन आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने बोला कि क्यों ना हम कुछ ऐसे पैटर्न बना दें जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, जो कोई एनिमल से एसोसिएट ना करें, जो किसी ह्यूमन से एसोसिएट ना करें, जो किसी देवी देवता से एसोसिएट ना करें, है ना। जियोमेट्रिक पैटर्न अगर सिमेट्रिकली अरेंज्ड हो जाए तो उसमें भी एक ब्यूटी होती है। और ये बात इन रूलर्स को जम गई, उन्होंने बोला बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें कोई एनिमल्स और देवी देवता या इंसान भी डिपिक्ट नहीं हो रहे और ब्यूटीफाइंग भी हो रहा है। तो इस तरह से गो अहेड सिग्नल दे दिया गया आर्किटेक्ट्स को, और ये अरेबिस्क पैटर्न हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत की इमारतों में हमको दिखाई देने लग गया। अगला फीचर हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत में, वो है कैलीग्राफी। आप सभी जानते होंगे, आपको पता भी होगा कि कैलीग्राफी, देखिए मेरी हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है और इस ख़राब हैंडराइटिंग के अंदर मैं लिख रहा हूँ कैलीग्राफी, जिसका मतलब होता है ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। तो ये बहुत ही इनजस्टिस है कैलीग्राफी वर्ड के साथ में, लेकिन क्या करें। अब ये जो कैलीग्राफी होती है, जैसे कि आप इस फोटो के अंदर देख सकते हो, ये कैलीग्राफी भी एक अटेम्प्ट था बिल्डिंग्स को ब्यूटीफाई करने का। और वो अटेम्प्ट इसीलिए था क्योंकि अगेन वही बात थी कि अब जियोमेट्रिक फिगर्स भी कितने बनाए, कितने हर जगह कितने ज्योमेट्रिक फिगर्स बनाए, फिर वो बड़ा मोनोटोनस लगता है। तो और क्या हो सकता है कि बिना मूर्तियां बनाए बिल्डिंग को या उसकी दीवारों को ब्यूटीफाई किया जाए। तो यहाँ पे सामने आती है हमारे कैलीग्राफी। कैलीग्राफी आप सभी जानते क्या होता है। तो दरअसल किया ये कि इंडियन आर्किटेक्ट्स ने देखा कि जो मुस्लिम्स हैं इंडिया के, पर्श जो टर्क्स हैं वगैरह वगैरह, ये लोग कुछ बुक्स रीड करते हैं, कुरान रीड करते हैं, जो कि अरबिक में लिखी हुई होती। अब इंडियंस जो होते थे उनको समझ में तो नहीं आता था, ऑब्वियसली अरबिक समझ में नहीं आती थी। मुस्लिम्स भी जो भारत पाकिस्तान बांग्लादेश में रहते हैं, वो अरबिक को रीड कर सकते हैं लेकिन उसको समझ नहीं सकते। दे कैन रीड अरबिक बट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। सिमिलरली जो इंडियंस होते थे, जो दूसरे हिंदूज होते थे, वो तो उसको रीड भी नहीं कर सकते थे, लेकिन उसको देख सकते थे। पर उन्होंने उसको देखकर ये अंदाज़ा लगाया कि देखने में बहुत अच्छा लगता है, अगर ये एक सुंदर तरीके से अरेंज्ड हो, लिखा हुआ हो, इट विल लुक वेरी गुड। तो इसीलिए इन्होंने अरबिस्क के साथ साथ इस कैलीग्राफी को, जिसमें कुरान की आयतें लिखी हुई होती है, उसको भी
कार्व करना शुरू कर दिया दीवारों के ऊपर, और इसी कार्विंग के साथ में ये दीवारें बेहद सुंदर दिखाई देती थी। और इसीलिए ये कैलीग्राफी का फीचर भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर था जो दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर के अंदर ऐड होता हुआ हमको दिखाई देता है। अब अगला फीचर जो हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत में, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं परफोरेटेड विंडोज। परफोरेटेड विंडोज, या हिंदी में इसको सिंपली बोलते हैं जाली। वो नकली वाला नहीं, लेकिन जो खिड़की वाला जाली होता है वो। तो यहाँ पे एक और इनोवेशन किया गया, एक और कोशिश की गई दिल्ली सल्तनत की इमारतों को ब्यूटिफाई करने की। और ये था, इसको बोलते हैं जाली वर्क। अब ये एक जाली या खिड़की, देखो खिड़की, इसको हम रोशनदान भी बोलते हैं, इसको परफोरेटेड विंडोज भी बोलते हैं, इसको जाली वर्क भी बोलते हैं। अब ये जो जालियां होती, ये किसी भी इमारत को बहुत ब्यूटिफाई कर देती। और एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप अंदर से देख रहे हो, जैसे ये जो अलाई दरवाज़ा है, अलाई दरवाज़ा की परफोरेटेड विंडो आप बाहर से देख रहे हो, और इसी परफोरेटेड विंडो को अब आप अंदर से देख रहे हो। तो ये जो जालियां होती है, इसमें से जब सूरज की रोशनी छन के आती तो पीछे परछाई बहुत अच्छी पड़ती, तो अगेन वो सुंदरता को बढ़ाता है। फिर एक और इसका इम्पॉर्टेंट यूज़ होता था, वो ये होता था कि जो लेडीज़ होती थी रॉयल फैमिली की, अगर कोई प्रोसेशन निकल रहा होता था तो वो लेडीज़ उस प्रोसेशन को देखना चाहती थी, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि दूसरे लोग उनको देखें। वो बेपर्दा होकर, उस समय वो था ना पर्दा सिस्टम, तो वो बेपर्दा होकर नहीं जाना चाहती थी लोगों के सामने। ऐसे में इस तरह की विंडोज़ बड़ी यूज़फुल होती थी कि अंदर खड़ा इंसान बाहर के नज़ारों को तो बहुत अच्छे से देख सकता था, लेकिन बाहर खड़ा इंसान अंदर के नज़ारे को नहीं देख सकता था। तो ये परफोरेटेड विंडो का एक यूज़ होता था। और इसमें जो अलग अलग तरह की डिज़ाइंस बनाई जाती थी, इन अलग अलग तरह की डिजाइन्स की वजह से ये देखने में बहुत सुंदर लगती थी। और जैसे मैंने आपको कहा कि सूर्य की रोशनी जब इसमें से छन के आती थी और पिछली दीवार के ऊपर पड़ती थी, तो तरह तरह बिल्कुल इस तरह की डिज़ाइंस बनने लगती थी, जो डिज़ाइंस आपको यहाँ दिखाई दे रही है। तो वो देखने में अगेन सुंदर लगता था कि भाई जो खिड़की जिस डिज़ाइन में है, वही की वही डिज़ाइन यहाँ पे परछाई उसकी पड़ी और बहुत सुंदर दिखाई देती थी। तो ये परफोरेटेड विंडोज़ भी आपको बहुत देखने को मिलेगी भारत के अंदर। ये सारे मेजर फीचर्स हैं दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर के। और अब हम दिल्ली सल्तनत के कल्चर के अगले एस्पेक्ट, यानी कि दिल्ली सल्तनत के लिटरेचर्स के बारे में बात करेंगे। हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में बहुत सारी बात करी कि ये लड़ाई हुई, वो लड़ाई हुई, उसके बाद इसने ऐसा किया, उसने पर्शियन ट्रेडिशन अपनाया, कोई रजिया नाम की लेडी थी, उसको बेचारे को परेशान कर दिया सबने, एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें हमने बात करी, लेकिन वो बात किस बेसिस पे करी? वो बात हमने कुछ ऐसे लिटरेचर्स के बेसिस पे करी जो हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं अलग अलग दौर की, अलग अलग रूलर्स की। और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको कुछ मेजर लिटरेचर्स से हासिल होती है। तो ये कौन कौन से मेजर लिटरेचर्स हैं, इससे हमें क्या क्या पता चलता है, और ये लिटरेचर्स किसने लिखे हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला नाम आता है यहाँ पे अल बैरूनी का। अल बैरूनी, आप सभी इस नाम से वाकिफ होंगे। अल बैरूनी एक बहुत ही रिनाउंड स्कॉलर था सेंट्रल एशिया का, बहुत ही रिनाउंड स्कॉलर था मिडाइवल टाइम्स का, जिसने भारत को समझा था, जिसने भारत की वैल्यू करी थी, इसलिए नहीं क्योंकि भारत बहुत रिच था, बल्कि इसीलिए क्योंकि भारत में बहुत नॉलेज था। अल-बैरूनी ये बात जानता था कि इंडियंस में नॉट बी परफेक्ट बट इंडियंस आर वेरी गुड, दे हैव लॉट ऑफ नॉलेज, और वो नॉलेज उनके साथ, उनका नॉलेज मुझे शेयर करना चाहिए। इसीलिए गजनवी जैसे हमलावर के साथ में वो भारत आता है और भारत को समझता है और भारत के बारे में कई लिटरेचर्स लिखता है। खास तौर पे सबसे बड़ा जो लिटरेचर वो भारत के बारे में लिखता है, वो किताबुल हिंद या तहकीक हिंद के नाम से जाना जाता है, जिसमें उसने भारत, यहाँ की सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में बहुत अच्छे से लिखा है। और एक बात, बहुत सारी चीज़ें लिखी है देखो उस लिटरेचर के अंदर, लेकिन एक बात मैं शेयर करूंगा जो अल बैरूनी ने लिखी है। और वो बात ये है कि अल बैरूनी लिखता है कि भारत के लोगों के पास बहुत नॉलेज है, भारत के लोगों के पास में बहुत ज्ञान है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट है वर्ल्ड में। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें किसी और के ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़
यहाँ पे वो क्रिटिसाइज करता है इंडियंस को। वो ये कहता है कि डेफिनेटली इंडियंस के पास जो नॉलेज है दैट इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी और के पास नॉलेज ही नहीं है और वो किसी और से नॉलेज लेना ही नहीं चाहते। तो ये मुझे ये बात जो है अल बैरूनी की, ये सही लगती है कि, और कम से कम उस वक्त के लिए सही होगी। अब ये सही, अब ऑब्वियसली अब तो हम इंडियंस पूरी दुनिया से जो भी सीख सकते हैं सीखते हैं, जो भी अलग अलग मीडियम्स हमारे पास अवेलेबल है, और ऐसा ही होना चाहिए। ह्यूमन रेस ऐसे ही डेवलप हुई है। जब ह्यूमंस ने व्हील का इन्वेंशन किया था, तो किसी ने खेती अच्छी करी, किसी ने वेपन्स अच्छे बनाए, किसी ने एनिमल्स को अच्छा टेम किया, और किसी ने व्हील बनाया। तो व्हील बनाया हुआ आदमी एनिमल टेम किए हुए आदमी के पास आया, तो भाई उसने उसको व्हील दिया, उसने एनिमल्स दिए उसको। फिर एनिमल्स टेम किए हुए आदमी व्हील लेके दूसरे के पास आया, तो उससे वेपन्स मिले उसको, वेपन्स वाले को व्हील मिला, फिर वेपन्स वाले को व्हील मिला तो वो व्हील लेकर किसी और के पास गया। इस तरह से ही इंसान डेवलप हुए, ह्यूमन रेस इसी तरह डेवलप हुई है, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करते हुए हम ग्रो होते हैं एज अ स्पीशी, है ना। हम भले ही अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों में बांट ले, रिलीजन में बांट ले, कास्ट में बांट ले, नेशनैलिटी में बांट ले, लेकिन ह्यूमंस हम सब एक रेस की तरह। और हम सब एक रेस ग्रो ही इसलिए हुई, इतनी सक्सेसफुल इसीलिए हैं हम आज, क्योंकि हमने एक दूसरे के साथ में इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस लगातार शेयर किए हैं, चाहे हम चाहें या ना चाहें। ये हो गया है और ये होता रहेगा। और इसीलिए ये भी हमको याद रखना चाहिए इंडिविजुअल लाइफ में भी, कि आपके पास नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने आप को एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट करो ऑल योर लाइफ। जहाँ से जो भी नॉलेज मिल सकता है ले लो। हो सकता है कि आपसे कोई स्टूडेंट हो, कोई दोस्त हो आपका, जिसके नंबर्स आपके जितने अच्छे नहीं आते हो, लेकिन फिर भी वो आपको कोई ऐसी बात सिखा सकता है जो आपके नॉलेज में ऐड हो जाएगी और आपको एडवांटेज देगी आने वाले वक्त में। तो यही बात अल बैरूनी ने भारतीयों के लिए कही थी, बाकी सब उसने बहुत अच्छा कहा था इंडियंस के लिए। एक और किताब उसने लिखी थी जिसका नाम था जवाहिर अल जवाहिर। इंडिया में जब वो आया था ना, तो इंडिया में उसको ज्वेल्स, एक तो इंडिया में वेल्थ बहुत थी, ज्वेल्स बहुत थे, और ज्वेल्स की टेस्टिंग से लेके ज्वेल्स के उसके ओर से एक्सट्रैक्शन तक का सारा प्रोसेस उसने समझा था। और ये जवाहिर अल जवाहिर में उसने ये सारा कुछ लिखा था। इसके बाद में हमको एक और लिटरेचर दिखाई देता है, चचनामा। ये चचनामा भी इम्पोर्टेंट लिटरेचर है, जो मोहम्मद बिन कासिम के इन्वेजन की स्टोरी को नरेट करता है कि किस तरह से मोहम्मद बिन कासिम का इन्वेजन होता है, राजा दाहिर की डेथ होती है। इसको चचनामा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये राजा दाहिर की चच डायनेस्टी के ऊपर बेस्ड है, कि उनका क्या हुआ था, उनके एस्पेक्ट या इनके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, इसलिए इसको चचनामा कहा गया है। लेकिन ये फर्स्ट इन्वेजन ऑफ, या ऐसे कहते, या इसको कहते हैं कि फर्स्ट अरब इन्वेजन के बारे में बताता है ये लिटरेचर हमको। फिर हमने बात करी ताजुल मासीर की। देखिए, ताजुल मासीर के बारे में मेरे ख्याल से मेरा एक क्वेश्चन भी कोई ना कोई टेस्ट में दिया है, और उसका आंसर हमने देखा था कि हसन निज़ामी है। और ये ताजुल मासीर जो है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो अर्ली ईयर्स ऑफ सल्तनत, ये जो शुरुआत का दौर है ना, जिसकी एक्चुअली बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि क्या है कि जब सल्तनत इस्टेब्लिश हो गई, बड़े बड़े रूलर्स आए, तो उन्होंने बहुत सारे स्कॉलर्स को पैटर्नाइज किया, तो बहुत सारे लिटरेचर्स लिखे जाने ही थे। लेकिन वो फेज जब कि राजपूत पूरी तरह ख़त्म नहीं हुए थे, उत्तर भारत में उनका होल्ड था, टर्क्स अपने पैर जमा रहे थे, ये वो दौर था जबकि न राजपूत लिटरेरी वर्क के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे पा रहे थे, और टर्क्स भी उस तरफ नहीं कर कुछ कर सकते थे, क्योंकि वो पूरी तरह स्टैब्लिश नहीं हुए थे। इसीलिए उस वक्त का एक बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर है ताजुल मासीर, जो कि अर्ली ईयर्स ऑफ सल्तनत की इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है। अगर ये लिटरेचर नहीं होता तो वो पीरियड बहुत सारा डार्कनेस में जाता कि यार एग्जैक्टली क्या हुआ पता नहीं, लेकिन अब हमको एग्जैक्ट इवेंट्स पता है कि भाई पहले चंदावर की, पहले तराइन की दूसरी लड़ाई हुई, फिर चंदावर की लड़ाई हुई, फिर बंगाल का कॉन्क्वेस्ट होता है शुरू में। लोकेश, आप कुछ पूछ रहे हो, मैं क्लियर नहीं कर रहा है, आप गुस्सा कर रहे हो मुझसे, नाराज हो मुझसे, पूछो यार क्या पूछ रहे हो, मेरे ध्यान नहीं गया होगा, पूछो लोकेश। अगली किताब मैं आपको बताता हूँ, वो है किताबुल रहला, जो कि इब्ने बतूता ने लिखी थी। इब्ने बतूता एक बड़ा स्कॉलर था। इब्ने बतूता एक ट्रैवलर भी था, जो मोरक्को से चल के आया था और पूरी
आधी दुनिया को जो है घूमता फिरता हुआ ये इंडिया आया था। इंडिया में इसको बहुत वार्मली वेलकम किया था शुरू में मोहम्मद बिन तुगलक ने, लेकिन बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट कुछ रेबेलियंस हुए थे। मैंने तो बताया था मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट बहुत सारे रेबेलियंस हुए थे, और इन रेबेलियंस के चलते, इन रेबेलियंस के कुछ कनेक्शन इब्ने बतूता से भी जुड़ गए थे, कुछ लोगों के रिलेशन जुड़ गए थे इब्ने बतूता से। एज अ रिजल्ट ऑफ विच एज अ रिजल्ट ऑफ विच होता ये है कि इब्ने बतूता को कुछ 1 साल के लिए इम्प्रिजन कर देता मोहम्मद बिन तुगलक, बाद में उसको रिलीज करता है। और जब उसको रिलीज करता है तो फिर वो निकल के फर्दर डेक्कन की तरफ जाता है और पूरे भारत के बारे में बहुत अच्छे और ऑथेंटिक अकाउंट्स को लिखता है। और ये जो ऑथेंटिक अकाउंट्स होते हैं ये किताबुल रहला के बारे में होते हैं। हाँ लोकेश, सब पूछ रहे हैं क्वेश्चन, पहले सोल्जर भी तो। अरे यार मैं मिस कर गया आपका क्वेश्चन, एकदम से दिखाई नहीं देता। आप लोकेश क्या पूछ रहे हैं यार? लोकेश लोकेश, चलो ठीक है, आएगा क्वेश्चन तो कोई और बता देना मुझे लोकेश क्या पूछ रहे थे। अगली किताब है तारीख ए मुबारक शाही। ये जो तारीख है मुबारक शाही किताब है, ये तारीख है मुबारक शाही एक ऐसी किताब है जो कि सैयद डायनेस्टी के रूलर मुबारक शाह, है ना, द स्टोरी ऑफ सुल्तानत अप टू जो स्टोरी है सल्तनत की, जब से सल्तनत इस्टेब्लिश हुई थी, अब वहाँ से लेके सैयद डायनेस्टी तक जो कहानी है, वो कहानी पूरी तारीख है मुबारक शाही में हमको मिलती है। तो अगेन बहुत सारे रूलर्स की इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे मिलती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर था मिनहाज उस सिराज, जो कि टॉरियन था दिल्ली सल्तनत का, और इसने तबाकत नासिरी लिखी थी। अभी जो तबाकत नासिरी है, ये तबाकत नासिरी कहाँ तक की स्टोरी है दिल्ली सल्तनत में? द स्टोरी ऑफ सल्तनत अप टू कहाँ तक? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद कौन सी डायनेस्टी का रूलर था? स्लेव डायनेस्टी का दरवेशी सुल्तान था। तो दिल्ली सल्तनत के एस्टैब्लिशमेंट से लेके दिल्ली सल्तनत के एस्टैब्लिशमेंट से लेके नासिरुद्दीन महमूद के रूल तक लिखी गई जो किताब थी, वो किताब तबाकत नासिरी के नाम से जानी जाती थी। और फिर नाम आता है आमिर खुसरो का। अभी जो आमिर खुसरो है ये बहुत बड़े स्कॉलर माने जाते हैं दिल्ली सल्तनत के। ये म्यूजिशियन भी थे, ये पोएट भी थे, ये सिंगर भी थे, और ये राइटर भी थे। तो मल्टी टैलेंटेड इंसान थे, और कई सुल्तानों के दौर को इन्होंने। हाँ यार मैं देख नहीं पाया लोकेश का क्वेश्चन, कोई और मुझे बता दो लोकेश क्या पूछ रहे हैं। मैं देख नहीं पाया, अब मैं बहुत देर रुक नहीं सकता हूँ। ये जो अवंतीबाई लोधी वगैरह का जो आप पूछ रहे हो ना, ये अलग लोधी हैं। ये वो इब्राहिम लोधी और बहलोल खान लोधी वाले नहीं है, दैट इज डिफरेंट। वो सिमिलर नेम है लेकिन उनके मीनिंग अलग है। तो वो अवंतीबाई वो वाली लोधी नहीं है मुस्कान। एक बार लोकेश जी का क्वेश्चन मैं देख लूं, कभी दिख जाए तो 30 सेकंड में। सर हम बोलते हैं कि मोनार्की इस्टेब्लिश करने के लिए यूज आर्मी चाहिए टू सप्रेस रिबेलियन, बट वो क्लियर नहीं हो रहा लोकेश मेरे को क्वेश्चन। आप है ना जो ये ऐप पे जो वीडियो जाएगा ना, उसके कमेंट में एक क्वेश्चन लिख देना आपका जो भी है। मैं उस कमेंट में पढ़ के उसका जो भी आंसर होगा अगले लेक्चर में आपको एड्रेस करते हुए कर दूंगा। तो आप आज के ऐप में जो आप जाओगे ना, ऐप में वीडियो आता है उसके कमेंट में लिख देना आपका क्वेश्चन, जो जो भी हो, जितने भी क्वेश्चन हो। मैं कल आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी।
अच्छा, लोकेश पूछ रहे कि पहले के सोल्जर्स भी कॉमन लोग थे तो क्रूअल रूलर्स को रोकते क्यों नहीं थे। देखो, एक्चुअली क्या होता है कि सोल्जर्स कभी कॉमन नहीं होते। सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रख लो कि जो एक प्रोफेशनल सोल्जर होगा वो कभी कॉमन मैन हो ही नहीं सकता। वो अलग है कॉमन मैन से। सबसे पहली चीज़ तो ये, इसीलिए तो बोलते हैं हम कि, इसलिए फौज के अंदर बोलते हैं ना सिविलियंस। सिविलियंस मतलब कि हमसे अलग है वो। तो ये पहली चीज़ तो ये क्वेश्चन में ही थोड़ा सा वो है, गलत है कि सोल्जर्स और कॉमन लोग नहीं हो। सोल्जर्स कॉमन नहीं होते कभी भी किसी भी दौर में। दूसरी चीज़ कि क्रूअल रूलर्स को क्यों नहीं रोक सकते थे, क्योंकि मैं पहले तो ये क्वेश्चन इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझ पाया कि ये अगर मैं क्रूअल रूलर हूँ तो मेरी आर्मी के सोल्जर्स की बात कर रहे हैं या फिर किसी एनिमी की बात कर रहे हैं, ये भी मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन दरअसल इसलिए नहीं रोक सकते थे क्योंकि रूलर के हाथ में रिसोर्सेस थी, रूलर के हाथ में खजाना था, रूलर के हाथ में खजाने की थी, रूलर के हाथ में किले की चाबियां होती थी, है ना। कमांडर्स रूलर की बात को मानते थे, इन सैनिकों को सैलरी रूलर देता था। तो अगर वो रूलर के अगेंस्ट जाएंगे तो रूलर उनको ख़त्म करवा देगा, तो रूलर के आगे उनकी एक भी नहीं चलनी थी। हाँ, अगर कोई बड़े कमांडर्स होते थे, बड़ी रैंक के कमांडर्स होते थे, तो वो इन सैनिकों को इकट्ठा कर सकते थे, रेबेलियन करवा सकते थे रूलर्स के अगेंस्ट। लेकिन इंडिविजुअली सोल्जर्स ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि वो यूनाइटेड नहीं होते थे, सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते थे, गुट बने हुए होते थे, तो वो कभी भी यूनाइटेड नहीं होते थे। हाँ, लीडर अगर चाहता, कोई बड़ा कमांडर चाहता तो इस तरह के रेबेलियंस करवा सकता था। और ऑपोजिशन आर्मी के सोल्जर, अगर आप ये पूछ रहे हो कि ऑपोजिशन आर्मी के सोल्जर्स ऐसा क्यों नहीं कर सकते थे, तो वो तो वैसे ही हार चुके थे लड़ाई। लड़ाई हारने के बाद कोई क्या कर सकता है। और अगर आप ये पूछ रहे हो कि कॉमन लोग क्यों नहीं भीड़ बना के आते थे और भीड़ बना के आके दिल्ली के फोर्ट पे या किसी क्रूअल रूलर के फोर्ट के ऊपर कब्जा करके, पैलेस के ऊपर कब्जा करके उसको हटा देते थे, शायद हो सकता है ये पूछ रहे हो आप, तो ऐसा हुआ भी है। रजिया के दौर में ऐसा हुआ भी कि पॉपुलर रेबेलियन हुआ है। दिल्ली के लोगों ने रजिया को रूलर बनाने के लिए पॉपुलर रेबेलियन किया था, पैलेस के ऊपर अटैक किया था। लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता था क्योंकि जब तक लोगों के पास एक बड़ी वजह नहीं होगी तब तक वो यूनाइटेड नहीं होंगे, और वो यूनाइटेड नहीं होंगे तो वो एक थ्रेट पोज नहीं कर सकते। अगर वो यूनाइटेड हो भी जाते हैं तो दे आर नॉट इक्विप्ड बाय वेपन्स, उनके पास वेपन्स नहीं होते। और अगर उनको वेपन्स मिल भी जाएं तो उनको वेपन चलाने की वैसी ट्रेनिंग नहीं होती जैसी कि एक प्रोफेशनल बैटल हार्डेंड सोल्जर को होती। अगर आपके हाथ में भी एक AK-47 दे दी जाए और आपके किसी फौजी के AK-47 हाथ में दे दी जाए और आप दोनों की लड़ाई करवा दी जाए तो कौन जीतेगा। AK-47 थोड़ी लड़ाई लड़ रही, लड़ाई तो आप लड़ रहे हो। तो बात ये नहीं है कि सिविलियंस नंबर्स नंबर्स में ज़्यादा तो भीड़ होती, और भीड़ को 100 लोग भी अच्छे वेपन से कंट्रोल कर सकते, तो कॉमन लोगों के बस की बात नहीं थी किसी भी रूलर को डिथ्रोन करना। बहुत मुश्किल था ये, बट फिर भी आई डोंट नो किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन पर ठीक है। आमिर खुसरो ने बहुत सारी किताबें लिखी। मैंने आपको बताया कि आमिर खुसरो ने म्यूजिशियन भी था। आमिर खुसरो ने गज़ल, कव्वाली जैसी सिंगिंग स्टाइल्स को, पोइट्री की स्टाइल्स को भी ईजाद किया था। आमिर खुसरो को इस बात का क्रेडिट भी दिया जाता है कि इन्होंने एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, इन्वेंट किया था, जिसको आजकल सितार बोलते हैं, जिसको एक्चुअली सहतार कहा जाता था, SEHTAR, सहतार, यानी कि 3 स्ट्रिंग्स वाला इंस्ट्रूमेंट। सहतार और कुछ नहीं था, जो भारत के अंदर एंशियंट टाइम्स में वीणा वादन होता था, उसी वीणा, वो जो वीणा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता था जो कि समुद्रगुप्त बजाने में बहुत निपुण था, उसी वीणा का एक वर्जन था जिसको पर्शियन लैंग्वेज में सहतार कहते थे। और धीरे धीरे वो सहतार से सितार कहलाने लगा। भारत के अंदर इसका इन्वेंशन भी, इसका क्रेडिट भी आमिर खुसरो को जाता है। इसके अलावा आमिर खुसरो ने बहुत सारी क्या लिखी है, किताबें लिखी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है उसकी खजान उल फुतूह। ये जो खजान उल फुतूह नाम की बुक है, ये अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, उसके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट्स के बारे में बताती है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने बड़ी डिटेल में बात करी थी कि किस तरह से उसकी कॉन्क्वेस्ट्स होती है, क्या उसके मार्केट रिफॉर्म्स होते हैं, दाग चेहरा, ये सारी चीज़ें जो है ये खजान उल फतूह के अंदर हमको दिखाई देती है। फिर हम देखते हैं तुगलकनामा नाम का एक लिटरेचर लिखता है आमिर खुसरो। ये अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद का लिटरेचर था।
और इस तुगलकनामा की ज़्यादातर जो इवेंट्स हैं, ज़्यादातर जो बातें हैं, वो गयासुद्दीन तुगलक की है। जो गयासुद्दीन तुगलक पहला रूलर था ना तुगलक डायनेस्टी का, ये तुगलक डायनेस्टी के पहले रूलर की कहानी ज़्यादा थी। वैसी ही हमको आशिका दिखाई देता है एक लिटरेचर, जो कि गुजरात की राजकुमारी देवल देवी, किस तरह से देवल देवी को दिल्ली के सैनिक पकड़ते हैं और उसको पकड़ के दिल्ली लेके आते हैं, और फिर वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के एक बेटे खिज़र खान के साथ में उसकी शादी हो जाती है। तो ये एक ट्रेजिक, ये एक ऐसी लव स्टोरी जैसी लिखी थी जिसमें वन साइडेड लव था खिज़र खान की तरफ से, और देवल देवी के लिए ये एक ट्रेजिक स्टोरी थी। तो ये एक रोमांटिक प्लस ट्रेजिक स्टोरी हम यहाँ पे देखते हैं। अफजल उल फवाइद, अफजल उल फवाइद जो है ये लिटरेचर, ये जो है ना अफजल उल फवाइद, मैं इसके बारे में यहाँ लिख देता हूँ कि हजरत निज़ामुद्दीन औलिया से रिलेटेड कहानियां इसके अंदर कही गई थी। जो आमिर खुसरो था वो डिसाइपल था हजरत निज़ामुद्दीन औलिया का, जो कि एक बहुत बड़े सूफी सेंट थे। तो इन हजरत निज़ामुद्दीन औलिया से रिलेटेड जो उनकी स्टोरीज थी, उनकी टीचिंग्स थी, वो इस अफजल उल फवाइद के अंदर लिखी हुई है। और फिर एक लिटरेचर हमको और मिलता है, मिफ्ता उल फुतुल, मिफ्ता उल फुतूह। ये लिटरेचर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में है। जैसे खजानुल फुतूह अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है, वैसे ही मिफ्ताह उल फुतूह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है। ये जो सारे लिटरेचर्स हैं हमने देखे कि दिल्ली आमिर खुसरो के लिखे हुए थे। फिर एक लिटरेचर हम देखते हैं जियाउद्दीन बर्नी का। जियाउद्दीन बर्नी भी दिल्ली सल्तनत का एक बहुत ही मंजा हुआ और बहुत इम्पोर्टेंट स्कॉलर माना जाता है। इसका एक लिटरेचर है फतवा ए जहांगीरी। अभी जो फतवा ए जहांगीरी है ये किसी की कहानी नहीं है। फतवा ए जहांगीरी किसी रूलर की कहानी नहीं है, किसी दौर की कहानी नहीं है। फतवा है ये फतवा। फतवा मतलब कि फतवा यानी कि क्या होता है, फतवा यानी कि होता है सजेशन, रिकमेंडेशन। ये जो फतवा ए जहांगीरी है, ये फतवा ए जहांगीरी में जियाउद्दीन बर्नी लिखता है कि दिल्ली के जो मुसलमान रूलर्स हैं वो इस्लाम के हिसाब से रूल नहीं कर रहे। जबकि हमको ऐसा लगता है कि वो बहुत इस्लाम के हिसाब से रूल करते होंगे, लेकिन जो जो भी ऑर्थोडॉक्स इस्लाम रहा होगा वो उसको फॉलो नहीं करते होंगे। ये हमको फतवाए जहांगीरी से पता चलता है, क्योंकि जियाउद्दीन बर्नी बहुत क्रिटिसाइज करता है दिल्ली के मुस्लिम रूलर्स को कि ये तरीका नहीं है रूल करने का, आपने ये काम जो किया ये अन इस्लामिक था, वो काम हुआ जो वो अन इस्लामिक था, उस रूलर ने ये काम अन इस्लामिक किया, ये काम इस्लामिक था, ऐसा करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, उसको क्या नहीं करना चाहिए था। तो ये रिकमेंडेशंस और सजेशंस वाली किताब है बेस्ड ऑन द इस्लामिक लॉ। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है फतवा ए जहांगीरी। और फिर इन्होंने एक और लिखी थी तारीख है फिरोज शाही, जो कि नाम से ही जाहिर हो रही है, तारीख यानी कि हिस्ट्री। तारीख है फिरोज शाही मतलब कि दिल्ली सल्तनत के स्टैब्लिशमेंट से लेके फिरोज शाह तुगलक तक के होने तक जितने भी आपको लिटरेचर देखो दिख रहे हैं ना, तारीख है फिरोज शाही यहाँ पे आपको दिखा, फिर आपको दिखा तारीख है मुबारक शाही, है ना। ये सारे जो लिटरेचर है तबाकत नासिरी, तो इसमें जो लास्ट नेम है ना ये रूलर का नाम है। लेकिन ये स्टोरी किताब सिर्फ उस रूलर के बारे में नहीं है, दिल्ली सल्तनत के स्टैब्लिशमेंट से लेके उस रूलर तक के दौर में क्या हुआ। तारीख है फिरोज शाही मतलब फिरोज शाह के दौर तक की तारीख, यानी कि फिरोज शाह के दौर तक की हिस्ट्री उसमें बताई गई है, जब से दिल्ली सल्तनत का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये सारे लिटरेचर्स हो जाते हैं। एक आखिरी लिटरेचर से फिरोज शाह तुगलक का लिखा हुआ, जिसका नाम है फुतूहत फिरोज शाही। ये ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है जो फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी, जिसका नाम है फुतूहत ए फिरोज शाही। जिसमें फिरोज शाह तुगलक ने अपने दौर की बात करी कि भाई मेरे दौर में क्या हुआ, मेरी लाइफ कैसी रही, मेरे लिए कौन कौन से लोग इंपॉर्टेंट थे, कौन कौन से लोग अनइम्पॉर्टेंट थे। ये सारी चीज़ें फिरोज शाह तुगलक ने लिखी अपनी आत्मकथा में। ये सारे लिटरेचर्स मिलके दिल्ली सल्तनत के बारे में हमको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। एक चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब वापस बता रहा हूँ कि जब भी मैं लेक्चर्स लेता हूँ और अगर मैं कोई ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे पहले से टाइप करके लेके आता हूँ, मतलब कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
यानी कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी मैं किसी स्लाइड में आपको इस तरह दिखाई दे कि मैं कुछ पहले से टाइप करके लाया हूँ, दैट मीन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये इंडिकेशन है, इसको याद रखना ही रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, अगर मैं कहीं पे कुछ भी लिख के नहीं लाया और मैं खुद लिख रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं उसका इंपॉर्टेंस कम है, लेकिन फिर भी अगर वहाँ पे कहीं इंपॉर्टेंस होगा तो मैं इंडिकेट कर दूंगा आपको। ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखिए, विजयनगर एम्पायर कुछ भी नहीं लिख के लाया, लेकिन एक नक्शा है। अब दिल्ली सल्तनत की कल्चरल हिस्ट्री को पूरा होने के बाद हम विजयनगर एम्पायर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मध्यकालीन भारत की जब बात की जाती है तो हमेशा ये देखा गया है कि ज़्यादातर फोकस उत्तर भारत की तरफ ही होता है, नॉर्दर्न इंडिया की तरफ ही होता है, दिल्ली सल्तनत की तरफ ही होता है। लेकिन कभी कभी लोग भूल जाते हैं कि उस वक्त जब दिल्ली सल्तनत उत्तर भारत में था, और दिल्ली सल्तनत ने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे। दिल्ली सल्तनत ने जब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ शुरू में, जब तराइन की लड़ाई जीती, चांदावर की लड़ाई जीती, बंगाल जीता, तो ये एकदम राइजिंग पीरियड था जब दिल्ली सल्तनत का नया नया एस्टैब्लिशमेंट होने वाला था। फिर हम देखते हैं कि इल्तुतमिश की डेथ के बाद दिल्ली सल्तनत का कुछ डिक्लाइन आता है। कुछ 20 एक सालों के लिए दिल्ली सल्तनत थोड़ा श्रिंक भी हो जाता है, लेकिन फिर बलबन आता है और गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत को फिर एक बार मजबूत बनाता है। बलबन की डेथ के बाद फिर हम देखते हैं कि कुछ एक ऐसा फेज आता है 6-7 सालों का, जब स्लेव डायनेस्टी के लेटर रूलर्स कमज़ोर थे, और खिलजी डायनेस्टी का नया रूलर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान था, तो वो दौर भी दिल्ली सल्तनत के प्राइम दौर में से नहीं है। फिर हम अलाउद्दीन खिलजी के दौर को देखते हैं, जब दिल्ली सल्तनत बहुत तेज़ी से एक्सपैंड करता है, और इमीडिएटली उसको फॉलो करता है गयासुद्दीन तुगलक, जो अगेन दिल्ली सल्तनत के एक्सपेंशन को डेक्कन तक कर देता है। ये एकदम प्राइम फेज था। अलाउद्दीन खिलजी से लेके गयासुद्दीन तुगलक के बीच में दिल्ली सल्तनत अपने पीक पर था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, लगातार डिक्लाइन पे गया दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का अगर ग्राफ बनेगा तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन गयासुद्दीन तुगलक के बीच में वो पीक पे होगा, और लोधी डायनेस्टी तक आते आते वो फिर डिक्लाइन के ऊपर आ जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर था उत्तर भारत के अंदर, लेकिन दिल्ली सल्तनत ने भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स को देखा। लेकिन विजयनगर एम्पायर एक ऐसा एम्पायर था जो कि 1380 से लेके 1336 में स्टैब्लिश हुआ था विजयनगर एम्पायर, लेकिन 1380 से लेके या 1378 से लेके 1565 तक लगातार पावरफुल बना हुआ रहता है। ऐसे में ये उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्टोरिकली जितना कि दिल्ली सल्तनत है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत ने भी अप्स एंड डाउन्स देखे, लेकिन विजयनगर एम्पायर ने तो सिर्फ अप देखा और उस ग्राफ को लगातार मेंटेन करके रखा। दक्षिण भारत के अंदर एक ग्लोरियस एम्पायर क्रिएट होता है जिसको विजयनगर एम्पायर के नाम से जाना जाता है। फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का। इन दोनों के नाम के आगे राया लगता था। राया या कि राय, जो कि साउथ इंडिया में राया हो जाता है, इसका मतलब होता था मिलिट्री कमांडर। किसी बड़े मिलिट्री कमांडर या किसी बड़े फ्यूडल लॉर्ड को ये टाइटल्स जनरली दिए जाते थे। तो विजय बैच ज्वाइन नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा विजय बैच ज्वाइन, ये भी लिख के बता दो, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का राया। अब क्या होता है, एक छोटी सी स्टोरी है। वो स्टोरी ये है, पहले मैं स्टोरीज बता दूंगा आपको, चैप्टर के एंड में सोर्सेज बता दूंगा स्टोरी के। तो अब स्टोरी ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी, गयासुद्दीन तुगलक के दौर में डेक्कन की कॉन्क्वेस्ट हो गई और वारंगल का फॉल हुआ, जो यहाँ पे था समवेयर अराउंड हियर वॉज वारंगल। तो वारंगल का हो जाता है फॉल यहाँ पे। वारंगल अब दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन चुका था। वारंगल के बहुत सारे मिनिस्टर्स और बहुत सारे कमांडर्स या तो मारे गए थे या फिर वो दिल्ली सल्तनत के द्वारा रिक्रूट कर लिए गए थे। ज़्यादातर को रिक्रूट कर लिया था दिल्ली सल्तनत ने, क्योंकि अब दिल्ली सल्तनत को डेक्कन में अपना एक्सपेंशन करना था, तो उनको वही लोकल लोग चाहिए थे जो इन्फॉर्मेशन रखते हैं उस इलाके की। ऐसे लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ बहुत बड़ी तादाद में, और
गयासुद्दीन तुगलक ने इस बात को प्रेफर किया और इस बात को बढ़ावा दिया कि ये जो लोग हैं जिनका रिक्रूटमेंट हो रहा है दिल्ली की फौज में, इन्हें इनका रिलीजियस कन्वर्जन भी कर दिया जाए। तो इसी प्रोसेस में बहुत सारे रिलीजियस कन्वर्जन्स भी होते हैं। ऐसा ही एक रिलीजियस कन्वर्जन होता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काकतीय डायनेस्टी का एक सीनियर मिनिस्टर होता है जो कि फिरोज शाह तुगलक का प्राइम मिनिस्टर यानी कि वजीर बनता है, जिसका नाम फुतूहत फिरोज शाही के अंदर लिखा हुआ है खाने जहान मकबूल। और फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल भी शाये नहीं करता इस बात को कहने में कि भाई मैं जो कुछ भी कर पाया वो सिर्फ खाने जहान मकबूल के वजह से कर पाया। वो खाने जहान मकबूल जो कि ओरिजिनली वारंगल का एक मिनिस्टर हुआ करता था, रिलीजियस कन्वर्जन करके वो मुस्लिम बनता है या बनाया जाता है और फिर वो दिल्ली सल्तनत की सर्विस में आता है। और यहाँ पे उसके इंटेलिजेंस को देखते हुए फिरोज शाह तुगलक उसको अपना मिनिस्टर अपॉइंट करते, चीफ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते। और यही वो था जिसने फिरोज शाह तुगलक की सारी पॉलिसीज को बनाया था। तो ऐसे बहुत सारे थे। ऐसे ही दो कमांडर्स भी थे जो नए नए मुसलमान बन चुके थे और उनके सामने टास्क था दिल्ली सल्तनत की तरफ से कि आपको फर्दर साउथ इंडिया के अंदर जाना है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, स्काउटिंग करनी है, हमको इन्फॉर्मेशन आके देनी है ताकि हम फर्दर और साउथ इंडिया के अंदर एक्सपेंशन को कर सके। यही दो मुस्लिम या न्यूली कन्वर्टेड मुस्लिम कमांडर्स जब डेक्कन की तरफ आगे बढ़ रहे थे या फर्दर साउथ इंडिया में आगे बढ़ रहे थे तो वो एक जगह पहुंचते हैं प्रेजेंट डे कर्नाटक में। उस जगह वो रास्ता भटक चुके होते हैं, लेकिन भटके हुए रास्ते में घने जंगलों में घूमते हुए वो एक आश्रम में पहुंच जाते हैं, किसी ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं जिनका नाम था विद्या अरण्य। विद्या अरण्य उनको वेलकम करते हैं, वो आते हैं विद्या अरण्य के पास बैठते हैं, बातें होती उनके बीच में। इन बातों से विद्या अरण्य संत विद्या अरण्य को ये बात पता चलती है कि इनका रिलीजियस कन्वर्जन हुआ है और ये सल्तनत के लिए एम्पायर को दक्षिण की तरफ आगे बढ़ाना चाहते। तो संत विद्या अरण्य ने हरिहर और बुक्का इनको ये कहा कि अगर तुम्हारे बाजुओं में इतनी ताकत है कि तुम दिल्ली सल्तनत के लिए एक बड़ा एम्पायर बना सकते हो दक्षिण में आगे बढ़ के, तो क्यों ना ये काम खुद के लिए करो और क्यों ना ये काम अपने रिलीजियस फोल्ड में रहते हुए करो। वाई टू कन्वर्ट टू मुस्लिम फोल्ड, अपने ही रिलीजन में चले जाओ, अभी तुमको कन्वर्ट हुए कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। संत विद्या अरण्य की प्रेरणा से ये सबसे पहले तो रिकन्वर्ट होते हैं हिंदू फोल्ड में और रिकन्वर्ट होने के बाद में फिर ये अपने लिए एक एम्पायर को कायम करते, एक इंडिपेंडेंट एम्पायर कायम करते हैं। संत विद्या अरण्य इनको दिल्ली सल्तनत की डिपेंडेंसी से बाहर निकालना चाह रहे थे, इनको इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे थे। इसीलिए इन्होंने इन्हें सबसे पहले तो रिलीजियसली रिकन्वर्ट किया और रिकन्वर्ट करने के बाद में फिर इनको ये टास्क दिया कि अब आपको एक्सपेंशन करना है। और वो जगह जहां से इन्होंने इस एक्सपेंशन की शुरुआत करी, अपने विजय के अभियानों की शुरुआत करी, उसी जगह को विजयनगर नाम दिया गया जो कि इनकी राजधानी थी। जैसे दिल्ली सल्तनत दिल्ली के नाम से जानी जाती है, वैसे ही विजयनगर एम्पायर अपनी राजधानी विजयनगर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अब कर्नाटक के अंदर हम्पी नाम के शहर को कहा जाता है। तो इस तरह हरिहर और बुक्का राया अपनी नई जर्नी शुरू करते हैं संत विद्या अरण्य की प्रेरणा से और ग्रेजुअली डेक्कन में एक बहुत, साउथ इंडिया में एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट करते हैं। और यही बहुत बड़ा एम्पायर इस नक्शे में आप देख सकते हो जिसने आधे से ज्यादा पेनिनसुलर इंडिया को डोमिनेट करके रखा हुआ है। इसे ही हम विजयनगर एम्पायर के बारे में इसे ही हम विजयनगर एम्पायर के बारे में के नाम से जानते हैं। सॉरी। तो इसका फाउंडेशन किसने किया था? हरिहर और बुक्का राया ने। और जो पहला रूलर था, वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज, बड़े भाई साहब थे हरिहर जिनका नाम था, है ना। लेकिन क्योंकि दोनों भाई एक्सपीडिशन पे निकले थे इसलिए डायनेस्टी का फाउंडेशन दोनों के नाम से जाना जाता है, हरिहर राया और बुक्का राया। लेकिन हरिहर राया की डेथ के बाद में जो सेकंड रूलर बने थे, ये सेकंड रूलर बुक्का राया ही थे। और ये जो बुक्का राया थे, इन्होंने ज़बरदस्त एक्सपेंशन करना शुरू किया
इस विजयनगर एम्पायर का। देखिए इनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, क्योंकि ये तो एक छोटा सा किंगडम था। जो संत विद्यारण्य इनको जहाँ मिले थे, जो आज हम्पी है, बस ये हम्पी के आसपास तक के इलाके को इन्होंने कंट्रोल किया था इनिशियली। अब यहाँ पे इनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। कैसे कैसे चैलेंजेस थे, जहाँ पे हम देखते हैं कि इस इलाके में, ये जो इलाका आज का कर्नाटक का इलाका है, यहाँ पे रूल करती थी होयसाल डायनेस्टी। इस इलाके में होयसाल डायनेस्टी रूल करती थी। फिर ये वाला जो इलाका है, यहाँ पे एक सल्तनत कायम हो गई थी। इस सल्तनत को बोलते थे मदुराई की सल्तनत। मदुराई सल्तनत। इधर कुछ छोटे मोटे किंगडम्स थे यहाँ पे इस इलाके में, और यहाँ पे कहीं एक छोटा सा विजयनगर हुआ करता था। वो छोटा सा हुआ करता था विजयनगर, जैसे कोई बच्चा होता ना पैदा होते वक्त छोटा सा, वैसे विजयनगर भी एक छोटा सा एम्पायर हुआ करता था। अब ये कहानी है इस छोटे से किंगडम की इस पूरे इलाके में फैल जाने की। ये जो इलाका हमने बनाया है ना, बस यही था विजयनगर। जब हम बात कर रहे हैं इस दिन की, जब संत विद्यारण्य को ये मिले थे, और फिर इन दोनों के पुरुषार्थ से, इन दोनों की करेज से ये एक एम्पायर बन के कायम होता है। कितना बड़ा, जितना एरिया इस पूरे रेड से मार्क्ड है। अब देखते हैं कि बुक्का राया के दौर में इनका एक्सपेंशन कैसे होता है। देखिए क्या होता है कि होयसाल और मदुराई की सल्तनत, ये दोनों आपस में टकराती, और यहाँ पे मदुराई की सल्तनत को सक्सेस मिलती। वैसे होयसाल एक तगड़ी यानी कि बहुत ताकतवर फौज थी, लेकिन मदुराई की सल्तनत के साथ एक लड़ाई में इनकी हार हो जाती है, और उस हार में होयसाल डायनेस्टी का रूलर वीर भल्लाल देव पकड़ लिया जाता है। वीर भल्लाल देव को मदुराई के रूलर बुरी तरह से मारते, और मार के उसकी बॉडी के अंदर भूसा भर देते, और भूसा भर के उस लाश का पब्लिक डिस्प्ले किया जाता है, जिससे कि मदुराई की सल्तनत का एक टेरर क्रिएट हो जाता है। बहुत खतरनाक टेरर क्रिएट होता है मदुराई की सल्तनत का। इसका एविडेंस हमको पर्शियन लिटरेचर्स के अंदर मिलता है। ये जो मैं बात कह रहा हूँ पर्शियन लिटरेचर्स के हवाले से कह रहा हूँ। वीर भल्लाल देव की डेथ के बाद में होयसाल डायनेस्टी का बड़ी तेजी से डिक्लाइन होता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए विजयनगर तेजी से इस इलाके में ऑक्यूपाई करना शुरू करता है, और विजयनगर बड़ी तेजी से नॉर्थ कर्नाटक और सेंट्रल कर्नाटक के इलाकों को ऑक्यूपाई कर लेता है। और यही वो वक्त होता है जब विजयनगर और मदुराई की सल्तनत आपस में बॉर्डर्स शेयर करने लगती है। और दो हॉस्टाइल पावर्स जब आपस में बॉर्डर्स शेयर करने लगती है, तो फिर उनके बीच में युद्ध होने शुरू होते हैं। और अब जो पहला फेज था हरिहर राया का, इस पहले फेज के अंदर हम देखते हैं होयसाल किंगडम का डिक्लाइन, और उसके डिक्लाइन की मदद से उसके इलाके में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था उसको विजयनगर भरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन जो बुक्का राया के दौर में हम देखते हैं, तो बुक्का राया का हेड ऑन कॉलिजन होता है मदुराई की सल्तनत के साथ में, और बुक्का राया मदुराई की सल्तनत को डिफीट करने के बाद में अपने एम्पायर को आगे बढ़ाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं संगम डायनेस्टी। ये जो हरिहर और बुक्का राया है, इनके जो फादर थे उनका नाम संगमा या संगम था, इसीलिए इस डायनेस्टी को संगम डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। ये जो संगम डायनेस्टी है 1336 से लेके 1485 के बीच में विजयनगर एम्पायर में जो डायनेस्टी पावरफुल थी, जो डायनेस्टी काम की, जो डायनेस्टी एक एक्सपेंसिव डायनेस्टी थी, वो थी संगम डायनेस्टी। इसने बहुत कंट्रीब्यूट किया है विजयनगर का। पूरा फाउंडेशन अगर किसी ने बनाया तो इस संगम डायनेस्टी ने बनाया है। एंड द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ संगम डायनेस्टी वाज टू एक्सपैंड अप टू मदुराई रीजन बाय डिफीटिंग सल्तनत ऑफ मदुराई। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मदुराई की सल्तनत को डिफीट किया था, और साउथ इंडिया के आखिरी छोर तक विजयनगर एम्पायर ने अपने आप को फैला लिया था। और इस बात का एविडेंस हमको कहाँ से मिलता है? अच्छा, ये भी पॉइंट याद रख लेना कि अलाउद्दीन सिकंदर खान नाम का रूलर मदुराई की सल्तनत को रूल करता था, जो कि ओरिजिनली दिल्ली सल्तनत का एक कमांडर था तुगलक्स के दौर में। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की कमजोरी को देखते हुए वो इंडिपेंडेंट हो गया था, और मदुराई में उसने जाके एक सल्तनत कायम कर ली थी। बट ही वॉज डिफीटेड बाय
विजयनगर जनरल कुमार कंपन, विजयनगर आर्मी के एक बड़े जनरल थे जिनका नाम था कुमार कंपन, जो कि बुक्का राया के बेटे भी थे। और इन्होंने ही एक मैसिव आर्मी लेके मदुराई की सल्तनत के ऊपर चढ़ाई करी थी और अलाउद्दीन सिकंदर खान को डिफीट किया था एक बैटल में। और इसके एविडेंस हमको मिलते हैं मदुरा विजयम नाम की एक संस्कृत पोयम में, जो कि इनकी वाइफ ने लिखी है। जनरल कुमार कंपन जो थे उन्हीं की वाइफ थी गंगा देवी। उन्हीं गंगा देवी ने मदुरा विजय नाम का लिटरेचर मदुरा विजयम नाम का लिटरेचर लिखा है, जिसमें हमको ये पूरी कहानी पता चलती है कि किस तरह से उनके हस्बैंड ने मदुराई की सल्तनत को डिफीट किया और विजयनगर एम्पायर को कहाँ तक फैला दिया, पूरे तमिलनाडु के इलाके में फैला दिया। साथ ही साथ इस संगम डायनेस्टी के अंदर हमको दो और रूलर दिखाई देते हैं, एक देवराया फर्स्ट और एक देवराया सेकंड। ये दोनों भी काफी सेलिब्रेटेड रूलर्स थे। जहां पर देवराया फर्स्ट जो थे ना, देवराया फर्स्ट ने एक इनोवेशन किया था। वो इनोवेशन किया था इन्होंने, ही रिक्रूटेड ही रिक्रूटेड मोर एंड मोर, या मोर एंड मोर की जगह मैनी कर देते हैं अपन। तो ही रिक्रूटेड मैनी मुस्लिम माउंटेड आर्चर्स। इन्होंने क्या किया कि जो आसपास के मुस्लिम किंगडम्स थे वहां से इन्होंने बहुत सारे माउंटेड आर्चर्स को रिक्रूट किया। अब ये माउंटेड आर्चर्स क्या होते थे? घोड़े पर बैठकर तीर चलाने की विद्या में पारंगत सैनिक। इस तरह का जो आर्ट फॉर्म होता था ये मुस्लिम आर्मीज के अंदर ज्यादा होता था, जहां पर विजयनगर की फौज अपनी इन्फेंट्री के ऊपर बहुत रिलाय करती थी, अपने पैदल सैनिकों के ऊपर बहुत रिलाय करती थी, अपने तलवार और भाला चलाने वाले सैनिकों के ऊपर बहुत रिलाय करती थी। वहीं जो उनके कंपटीशन में या उनके साथ जो एक पॉलिटिकल कंपटीशन में जो मुस्लिम किंगडम्स होते थे, उनकी आर्मीज माउंटेड आर्चरी के ऊपर बहुत रिलाय करती थी, यानी कि घोड़े के ऊपर बैठकर तीर चलाना। और इस तरह से वो एक छापामार लड़ाई में ज्यादा विश्वास रखते थे। विजयनगर की फौज हेड ऑन कॉलिजन में ज्यादा विश्वास रखती थी। लेकिन ये देखा गया था लगातार बार बार कि घोड़े के ऊपर बैठकर तीर चलाने की जो कला है, अगर वो एक हैवी इन्फेंट्री और कैवलरी के साथ जुड़ जाए तो वो एक विनिंग फैक्टर हो सकता है किसी भी लड़ाई के अंदर। और इसीलिए बहुत इंटेलिजेंस का परिचय देते हुए देवराया सेकंड ने बहुत सारे मुस्लिम माउंटेड आर्चर्स को रिक्रूट किया था। और रिक्रूटमेंट की वजह उनको अपनी फौज में शामिल करना नहीं था, रिक्रूटमेंट की वजह थी कि उनको बुलाकर उनके द्वारा ट्रेनिंग दी जाए उनके अपने सोल्जर्स को। विजयनगर एम्पायर के जो सैनिक थे उन्हें ट्रेनिंग दी जाए माउंटेड आर्चरी की, कि कैसे की जा सकती है, कैसे अपने आप को बेहतर बनाना है माउंटेड आर्चरी के अंदर। तो ये अपने सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए उन्होंने बहुत सारे मुस्लिम माउंटेड आर्चर्स को क्या किया था, रिक्रूट किया था। और फिर बात आती है देवराया सेकंड की। ये देवराया सेकंड के बारे में एक फैक्ट आप याद रख लेना, इनको टाइटल मिला था या इन्होंने टाइटल अज्यूम किया था गजबे टेकरा, जो कि जिसका मतलब होता है एलिफेंट हंटर। एलिफेंट हंटर जो इंडिकेट करता है एक तो इनके जो कुछ भी मिलिट्री अचीवमेंट्स रहे थे अगेंस्ट बहमनी सल्तनत, और दूसरा शायद ये हाथियों का शिकार करते भी होंगे। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बहुत हाथी मिलते हैं, वहाँ के पहाड़ों में, वेस्टर्न घाट्स में ब्यूटीफुल फॉरेस्ट्स, और हाथी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। वहाँ के जंगलों में कभी आप जाओगे तो आपको हाथी बहुत जल्दी दिख जाएंगे। तो ये हाथी जो होते थे, हाथी बड़ा खतरनाक जानवर होता है, और ये देवराया सेकंड शायद हाथी के शिकार में बड़ी महारत रखते थे, इसीलिए इनको गजबे टेकरा का टाइटल भी मिला हुआ था। अब इसके आगे जो हिस्ट्री है ना विजयनगर एम्पायर की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको कम वक्त में हम जल्दी जल्दी में कुछ भी नहीं करेंगे। संगम डायनेस्टी की सारे मेजर पॉइंट्स अपन ने लिख लिए हैं।
अब इसके बाद जो सुलुवा तुलुवा डायनेस्टी आएगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ेंगे, वो कल उसके बारे में बात करेंगे। विजयनगर एम्पायर की हिस्ट्री कल कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।